उनसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में पंचायत चुनावों का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन को राजभवन में मंजूरी दे दी है। 2 बच्चों के मामले में कट ऑफ डेट निर्धारित कर दिया गया है। 25 जुलाई 2019 के बाद 2 से अधिक संतान वाले अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो देखिए, 2019 की कट ऑफ दे दी गई है। 25 जुलाई 2019 के बाद जिनके भी 2 संतान से ज्यादा हुए वो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण का भी रास्ता अब साफ हो गया है। सुनील और प्रभात इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुनील, जो पंचायती राज एक्ट था उसमें संशोधन की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन अब उसे मंजूरी मिल गई है। क्या क्या मुख्य बिंदु इसमें है जिसके बाद जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ सकेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया उनको फुलफिल करनी पड़ेगी? देखिए नीलू, पंचायती राज एक्ट में सरकार ने 2 संशोधन किए थे विचलन के माध्यम से इसी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए। एक तो 25 जुलाई 2019 की कट ऑफ डेट इसमें निर्धारित की गई है। हालांकि एक क्लॉज पहले भी था, लेकिन इसमें कट ऑफ डेट को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, तो इसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो तो पात्र होंगे चुनाव लड़ने के। लेकिन 25 जुलाई 2019 के बाद जब ये संशोधन अस्तित्व में आया, उसके बाद जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो पंचायत चुनाव में चुनाव नहीं लड़ सकते, कैंडिडेट नहीं बन सकते। पहला संशोधन। दूसरा संशोधन ओबीसी आरक्षण को लेकर था, जिसके चलते ये पूरी प्रक्रिया रुकी हुई थी, तो वो संशोधन भी इसमें कर दिया गया है। यानी कि अब सरकार को ओबीसी आरक्षण किस तरह से लागू करना है उसका रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड में दिसंबर 2024 में पंचायतों का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया था और उसके बाद से 6 महीने के लिए यहाँ पर प्रशासक बिठाए गए थे। 2 दिन पहले ही न्यूज 18 ने इस खबर को ब्रेक किया था कि सरकार अब दोबारा से कार्यकाल नहीं बढ़ा सकती है, सरकार पंचायत चुनाव में जा सकती है। और जिस तरह से राजभवन से ये एक्ट को संशोधन एक्ट को मंजूरी मिली है, उसके बाद ये करीब करीब तय हो गया है कि सरकार जल्द ही यानी कि 27 मई जब पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उससे पहले पहले पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और उत्तराखंड पंचायत चुनाव में जा सकता है। जी बिल्कुल, तो आप तैयारी शुरू कर देंगे ये कैंडिडेट, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जैसे ही कार्यकाल खत्म होगा उससे पहले कोशिश की जा रही है कि पंचायत चुनाव को निपटा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी आज हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा निकालेगी और इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व बीजेपी सांसद अजय भट्ट समेत सभी बड़े नेता शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा मिनी स्टेडियम से शहीद स्मारक तक निकलेगी और शहीद स्मारक पर वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। यात्रा के माध्यम से सेना की शौर्य गाथा आम लोगों को बताई जा रही है। भारत के सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा हल्द्वानी में बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी इसमें शामिल होने वाले हैं। हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा ये निकाली जाएगी। सीएम धामी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। सेना के सम्मान में अलग अलग जगहों पर बीजेपी लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रही है। भारत के सैनिकों के सम्मान में यात्रा तो होगी, साथ ही साथ उनके शौर्य गाथा को भी बताया जाएगा। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि भी इस दौरान जो जवान है वो उनको दिया जाएगा। बातचीत करने के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कितने बजे ये यात्रा प्रारंभ हो रही है, कहां से कहां तक जाएगी और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है, यानी कि किस तरह की तैयारी से लेकर? देखिए, सुबह 7:30 बजे का इसका वक्त निर्धारित था, लेकिन अभी 1 घंटा डिले, तकरीबन 8:30 बजे ये यात्रा शुरू होगी। और जो हल्द्वानी का मिनी स्टेडियम है वहां से ये यात्रा शुरू होकर के जो शहीद स्मारक है हल्द्वानी का, ये नैनीताल रोड पर मौजूद है और वहीं पर ये पहुंचेगी। सामने जो तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का एक मंच तैयार किया गया है, यहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है तकरीबन 2 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके साथ ही उनके साथ जो सांसद हैं अजय भट्ट वो होंगे और जो स्थानीय विधायक हैं इस नैनीताल जिले के जितने भी हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। लेकिन आज खास बात यह है कि जितने भी पोस्टर इस हल्द्वानी शहर के भीतर लगाए गए हैं, चाहे वो किसी विधायक का लगाया गया हो, मेयर का लगाया गया हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का लगाया गया हो या आम लोगों का, या उन सब के आगे राष्ट्रवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये आप जो सामने मंच देख रहे हैं और ये इधर बैठने की व्यवस्था की गई है लोगों के, ताकि मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, और क्योंकि इस दौरान न सिर्फ तिरंगा यात्रा ये निकाली जा रही है शौर्य सम्मान
सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, बल्कि जो शहीद हुए हैं, शहीद परिवारों के जो पहले जो युद्ध हुए हैं या जो ऑपरेशंस चले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ जो ऑपरेशंस चले, युद्ध चले हैं, उनमें जो लोग शहीद हुए हैं उनकी वीर वीरांगनाओं को यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। उसके साथ ही यहीं पर इस मंच के ठीक सामने जो है वो शहीद स्मारक यहाँ पर बना हुआ है, और उस शहीद स्मारक में जो आज़ादी से पूर्व जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन सब के नाम यहाँ दीवारों पर लिखे हुए हैं। उसके साथ ही जो 1947 के बाद जितने भी युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के बीच में, चीन के बीच में ऑपरेशंस हुए, तो उन सारे ऑपरेशंस में शहीद हुए सारे शहीदों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो मुख्यमंत्री वहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे और उनके साथ बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, ये सब उसमें शामिल होंगे। और विशेष तौर पर जो सेना के पूर्व जवान हैं, क्योंकि उत्तराखंड को वीरों की धरती कहा जाता है और कुमाऊं का मैदान है ये हल्द्वानी, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, आप मंच दिखाते रहिए वीरेन, ये मंच यहाँ पर सजा, तो बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो शहीद परिवार हैं वो रहते हैं। शैलेंद्र, यानी तैयारी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा को लेकर भव्य की है, और जिस तरह से उत्तराखंड की बात की जाए, सैनिकों की भूमि है, वीरों की भूमि है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज इसमें बहुत सारे जो जवान हैं उत्तराखंड के, चाहे वो रिटायर्ड हो, फौजी हो या फिर अभी वर्तमान में हो, वो सब इसमें शामिल होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रवार को चंपावत जिले के टनकपुर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना को समर्पित तिरंगा शौर्य यात्रा में लोगों का भी सैलाब उमड़ पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लोगों में खुशी का लहर है, और सीएम धामी के साथ यात्रा में उमड़े हजारों लोगों ने वीर जवानों को नमन किया। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन किया गया। साथ ही वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, राजनीतिक सूझबूझ और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक है। देश को अनेक वीर सपूत देने वाली सैन्य भूमि उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा है। शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने पोल्ट्री फार्म नीति को मंजूरी दी, और इसके तहत पहाड़ी इलाकों में बने बड़े पोल्ट्री फार्म पर 40%, जबकि मैदानी इलाकों में 30% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। यूपीसीएल में ट्रांसमिशन लॉस को कम करने की पॉलिसी पर भी मुहर लगा दी गई है। राज्य कैबिनेट की बैठक में ग्रीन सेम को 28% से बढ़ाकर 30% करने का फैसला लिया गया। दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर ग्रीन सेस बढ़ाया गया। इनकी वसूली फास्टैग के जरिए की जाएगी। वहीं तपोवन के कुंजापुरी नरेंद्रनगर तक के लिए रोपवे बनाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा पर्यटन विभाग को जिम्मा सौंपा गया। एक महिला स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत बेसहारा महिलाओं को 2 लाख तक के काम पर 1.5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। 2000 महिलाओं को हर साल रोजगार देने का टारगेट रखा गया है। सड़कों पर घूम रहे 16,000 बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाएं बनाने का भी फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया। तो आज ग्रीन सेस ये पूर्व में 2017 में निर्धारित की गई थी, प्रवेश उपकर नाम से। ये 2017 में निर्धारित की गई थी, उसके बाद कोई वृद्धि नहीं की गई थी। तो ये प्रवेश उपकर में मुद्रास्फीति की दर के बराबर लगभग 28 से 30% की वृद्धि का प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा चंपावत के दौरे पर रहे। उन्होंने टनकपुर स्थित कैंप ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 113 करोड़ की लागत की 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और लोगों ने सीएम धामी से मुलाकात की। लोगों ने सीएम को अपनी समस्याएं बताई और सीएम ने तुरंत अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दे दिए। सीएम धामी ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बेवजह भटकना ना पड़े।
और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आईएसबीटी चौकी की घटना के बाद कोतवाल भी हटाए गए हैं। हरिओम चौहान को हटा दिया गया है। पटेल नगर कोतवाली से हटा दिया गया है। बुधवार को कोतवाली की चौकी से विजिलेंस ने चौकी इंचार्ज को ट्रैप किया था। 1 लाख की रिश्वत के साथ इन्हें ट्रैप किया गया था। अब बताया जा रहा है कि इस चौकी से हटा दिया गया है कोतवाल को। तो नाम इनका है हरिओम चौहान। अब कोतवाली से इनको हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने घूस लिया था, जिनको रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब हरिओम चौहान को कोतवाली पटेल नगर से हटा दिया गया है। सतेंद्र बर्थवाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। पहले सिपाहियों का ट्रांसफर और अब जो चौकी इंचार्ज है उनको भी हटा दिया गया है। क्या खबर इसे लेकर मिल रही है? सतेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? तो दरोगा घूसकांड में हटा दिए गए हैं अब सीओ हरिओम चौहान। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई थी इनकी और मौके पर ही इनको पकड़ा गया था। देहरादून घूसकांड सीओ पर अब गाज गिरी है, तो हटाए गए हैं सीओ हरिओम चौहान। आईएसबीटी चौकी की घटना के बाद यह कार्रवाई की गई है। तो दरोगा घुसकांड में सीओ पर अब गाज गिरी है और इन्हें भी हटा दिया गया है। दरोगा घुसकांड सीओ पर अब बड़ी कार्रवाई हुई है। हटाए गए हैं सीओ हरिओम चौहान। कोतवाली पटेल नगर हटाए गए हैं। कार्रवाई इन पर हुई है। आईएसबीटी चौकी की घटना के बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कल हमने देखा था कि जितने भी सिपाही इस थाने में थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और अब इन्हें भी हटा दिया गया है। आईएसबीटी चौकी इंचार्ज रिश्वत लेते हुए अरेस्ट हुए थे, जिसमें सीओ को अब हटाया गया। बातचीत करने के लिए सतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सतेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बुधवार को जिस तरीके की आईएसबीटी चौकी में जो चौकी इंचार्ज है वो 1 लाख की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था। उसके बाद लगातार पहले चौकी के जो चौकी में जितने भी कर्मचारी थे, पुलिस के जितने भी जवान थे, उनको वहां से एसएसपी ने तबादला उनका वहां से किया। फिर उसके बाद जो चौकी जिस क्षेत्र में आती थी, यानी पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में ये चौकी आती थी, तो पटेल नगर चौकी के जो पटेल नगर थाने के जो इंचार्ज थे हरिओम चौहान, उनको भी कल देर रात उनको भी हटाया गया है, क्योंकि लगातार इस तरीके की जो घटनाएं इसने शिकायत थी कि इस पूरे चौकी क्षेत्र में और जो कोतवाली क्षेत्र में कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी और इस तरीके की घटनाएं इस कारण ये पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी चलिए सतेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और चंपावत जिले में एक बेहद चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जो सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। सरकारी विभाग में खोई हुई सर्विस बुक को खोजने के लिए देवता का सहारा लिया जा रहा है। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को बकायदा लिखित आदेश दिया गया है कि वो शनिवार को अपने घर में 2 मुट्ठी चावल लाकर कार्यालय में जमा कर दें। आदेश में कहा गया कि इन चावलों को मंदिर में डाला जाएगा, फिर देवता ही न्याय करेंगे। इस आदेश को शुक्रवार को जारी किया गया है। हालांकि अब इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है और 3 दिन में जवाब भी इसे लेकर मांगा गया है। दरअसल माना जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के एनएच खंड लोहाघाट का है, जहां पर विभाग के अपर सहायक अभियंता जयप्रकाश की सर्विस बुक ऑफिस से गुम हो गई, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। इस पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने या फिर विभागीय जांच की बजाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशुतोष कुमार ने आस्था के नाम पर पूरे स्टाफ के लिए यह आदेश जारी कर दिया, जिससे अब हर कोई हैरान है। वहीं जैसे ही आदेश की कॉपी वायरल हुई, लोहाघाट से लेकर देहरादून स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय तक हड़कंप मच गया। न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ राजेश चंद्र शर्मा ने कहा कि इस तरह का आदेश न केवल अनुचित है, बल्कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जवाब तलब भी किया जा रहा है।
और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इस वित्तीय वर्ष के दूसरे महीने में आबकारी विभाग ने उन शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है जहां से लगातार बवाल हो रहा है। दरअसल पहाड़ के कई क्षेत्रों में नई शराब की दुकान खुलने पर विरोध होता रहा है। खासतौर पर स्थानीय महिलाएं विरोध में मुखर रही हैं। इसी को देखते हुए आबकारी आयुक्त हरिश्चंद्र सेमवाल ने सभी डीएम को चिट्ठी भेजकर बवाल वाली दुकान बंद करने को कहा है। और कोटद्वार से खबर, जहां पर एक नामी पिज्जा शॉप के पिज्जा में एल्यूमीनियम का तार निकलने के बाद से खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने दुकान के किचन के साथ ही स्टोर्स का भी निरीक्षण किया, साथ ही पिज्जा की दुकान के खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। आपको बता दें कि हाल ही में शिवानी गुप्ता नाम की महिला ने पिज्जा की दुकान से पिज्जा ऑर्डर किया, जिसमें एक सिल्वर कलर का तार पिज्जा मिला। महिला ने इसकी लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद पिज्जा शॉप के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सर, ऐसा है कि इसके संबंध में मुझे एक कंप्लेंट रिटर्न में प्राप्त हुई थी कि पिज्ज़ा कहीं लिया गया था। मैडम हैं एक शिवानी गुप्ता मैडम, उन्होंने जो है इसको ख़रीदा था, उसमें एक तार निकलने की कंप्लेंट थी। तो उसी के क्रम में हमको 14 तारीख को कंप्लेंट मिली थी। उसी के क्रम में हमारे यहाँ आज यहाँ मैंने इनके यहाँ इंस्पेक्शन किया है। और उड़की से खबर, जहां पर पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में नशीली दवाइयां मिली हैं। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, जबकि मेडिकल स्टोर का संचालक इस वक्त फरार है। पूरा मामला गंगनहर कोतवाली के पाडली गुज्जर का है। यहां मेडिकल स्टोर में छापा मारा गया, जिसके बाद ये नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। नैनीताल नगर पालिका के कामकाज पर हाईकोर्ट से लग रही फटकार के बाद अब राज्य सरकार ने नैनीताल पालिका के ईओ को बदला है। तीसरी बार नैनीताल पालिका में रोहिताश शर्मा को भेजा और टास्क सौंपा कि पालिका में आय के स्रोत बढ़ाने के साथ केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज का संचालन ठीक से करे। वहीं सबसे बड़ी चुनौती सौंपी गई है कि हाईकोर्ट में सही शपथ पत्र देकर कामकाज और आदेशों का पालन किया जा सके। नगर पालिका की आय बढ़ानी है, साथ में इसके जो गंदगी के अंबार जो जिस तरह से कंप्लेंट आई हैं, तो राज्य सरकार ने इसी उद्देश्य से भेजा गया और बोर्ड के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और इससे पहले गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने देवप्रयाग में गंगा आरती में हिस्सा लिया। देवप्रयाग में पहले विकास कार्यों की समीक्षा की गई और फिर उसके बाद गंगा आरती में शामिल हुए बलूनी। देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और यहीं से गंगा नदी आगे बढ़ती है, लिहाजा देवप्रयाग का खासा महत्व है। और यहां पर अनिल बलूनी ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। अनिल बलूनी ने गंगा घाटों के कामों को भी देखा। बलूनी ने कहा कि देवप्रयाग को हरिद्वार और काशी जैसे विश्व मानचित्र में लाने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें तीर्थाटन बढ़ेगा, इसके अलावा रोजगार भी बढ़ेगा। बलूनी लगातार अपने क्षेत्र के दौरे पर हैं और विकसित गढ़वाल के लिए कामकाज कर रहे हैं। और 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा के इन 2 हफ्तों में 7 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार यात्रा में 30% की कमी देखी गई, जिसकी वजह से भारत पाक संघर्ष माना जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में बुकिंग रीशेड्यूल हुई हैं। अभी तक करीब 28 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अगर हम पिछले 3 या 4 दिनों की अगर बात करें तो यात्रियों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन किया था उसके सापेक्ष उन्होंने जो होटल्स में बुकिंग किया था वो उन्होंने बुकिंग कैंसिल नहीं किया है, उसको उन्होंने रीशेड्यूल किया है। और उस कारण अगर हम पिछले 4 दिनों के आंकड़े भी देखें तो जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन उसके सापेक्ष जो बुकिंग किया था, जो रीशेड्यूल किया है, तो पिछले 2 दिनों में वो उनका अराइवल धामों पे बढ़ा है। और केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस मामले में पशुपालन मंत्री सौरभ बोगड़ा ने कहा कि वायरस अब कंट्रोल में है और करीब 5,500 घोड़े खच्चर यात्रा रूट पर लौट चुके हैं, जो यात्रियों के साथ ही सामान ले जाने का काम कर रहे हैं। सौरभ बोगड़ा ने यह भी बताया कि अब तक केदारनाथ रूट पर कुल 17 घोड़े खच्चरों की मौत भी हुई है।
फॉर्म करी और एसएपीओज फॉर्म करने के बाद 4 टीमों में हमने अपने 4 टीमों में बांटा डॉक्टरों को। हर पड़ाव पे हमने कहीं ना कहीं एक चेक पॉइंट लगाया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद से आज हम 5,500 घोड़ों में पहुंच चुके हैं जो रोज़ चल रहे हैं, यात्रियों को भी सुविधा दे रहे हैं, ऊपर जो है सामान पहुंचाने में भी मदद कर रहे हैं। और पिछले 3 दिन में सिर्फ 4 डेथ हुई हैं कंपेयर टू 2 दिन में, पिछले 4-5 दिन में सिर्फ 4 डेथ हुई हैं। चमोली के गोपीनाथ मंदिर में भगवान रुद्रनाथ की भोग मूर्ति को शुक्रवार को रुद्रनाथ धाम के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान गोपीनाथ मंदिर में भोग मूर्ति के दर्शनों के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। अब 18 मई की सुबह विधि विधान के साथ रुद्रनाथ भगवान के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि चतुर्थ केदार के रूप में प्रसिद्ध भगवान रुद्रनाथ धाम में भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। आज की डोली गोपीनाथ मंदिर से प्रस्थान रुद्रनाथ भगवान जी के लिए कर चुकी है और आज प्रथम दिन मतलब आज के 16 तारीख की रात्रि निवास पूर्ण बुग्याल में रात्रि निवास करना है और कल सुबह वहाँ से निकलने के बाद शाम तक रुद्रनाथ मंदिर में पहुंचकर परसों सुबह 18 तारीख ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट सभी भक्तजनों के लिए खोल दिए जाएंगे। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में एक ऐसा आदेश जारी किया जिसको लेकर प्रदेश की यूनिवर्सिटी के वीसी और टीचर ने नाराजगी जताई है। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग के सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया कि यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय में आयोजित होने वाली सेमिनार में अब वही टीचर जा सकेंगे जिसका उस यूनिवर्सिटी या फिर महाविद्यालय से संबंध होगा, बाकी कोई दूसरा टीचर उसमें शामिल नहीं हो सकता। ऐसे में इस ऑर्डर को लेकर टीचर एसोसिएशन में भारी नाराजगी है। शिक्षा नीति के अंतर्गत जो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं उनको निश्चित रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें जो हमारे शिक्षक हैं वो एक मल्टी डायमेंशनल रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में वो अगर सेमिनार अपने ही विषय का करेंगे तो वो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली रूप से संभव नहीं हो पाएंगे और एनईपी की जो मूलभूत सिद्धांत है उसका भी उल्लंघन माना जाएगा। तो या तो आदेश करने वालों को मुद्दों की सही जानकारी नहीं है, उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राविधानों की सही स्पष्टता नहीं है, या उनके जो तथाकथित सलाहकार हैं वो उनको ऐसी सलाह देते हैं जिससे कि वो गलत निर्णय जो कि शिक्षा या शिक्षण कार्यों के हित में नहीं है या शोध कार्यों के हित में नहीं है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार से लेकर 20 मई तक के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, मसूरी, टेहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही तेज आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तेज बारिश के अलर्ट के बाद 4 धाम मार्गों पर प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए।